चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ रहे हैं फिर वेक्टर एडिशन। आर्टिकल नंबर 4.6 एनसीईआरटी का ये कह रहा है वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मतलब बेसिकली मैथमेटिकल मेथड, और ऑफ कोर्स यही ज्यादा काम का है क्योंकि एग्जाम हॉल में आप ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस वगैरह तो नहीं करते। जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो थोड़ा ज्यादा टफ है और वो ज्यादा यूजफुल है भी। ज्यादा यूजफुल तो यही बातें हैं जो अब हम कर रहे हैं। और सिंपली अगर आपसे ये कहता है कि भाई वेक्टर ए जो है वो ax i कैप प्लस ay j कैप, आई और जे की बातें कर लेने के बाद ना अब आपको आप पूरे के पूरे डिस्कशंस को मैथमेटिकली कर सकते हो। वरना आपको एक्स डायरेक्शन में ये बनाना था और वाई डायरेक्शन में ये बनाना था, तब डायग्राम की आवश्यकता थी। आई और जे आर समथिंग वेरी वेरी स्पेशल एंड दे मेक थिंग वेरी सिंपल। ऐसे वेक्टर बी जो होता है उसके लिए कंपोनेंट है bx x एक्सिस के अलॉन्ग, ऐसे पढ़ते हैं। एक का एक कंपोनेंट ax x एक्सिस के अलॉन्ग और एक कंपोनेंट ay y एक्सिस के अलॉन्ग, बी का एक कंपोनेंट bx x एक्सिस के अलॉन्ग और by y एक्सिस के अलॉन्ग। अब आपको इन्हें इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं। अब अगर आप वेक्टर a प्लस वेक्टर b करेंगे तो आप ax i कैप प्लस bx i कैप एक साथ ले लेना प्लस ay j कैप प्लस by j कैप एक साथ ले लेना। तो वेक्टर a प्लस b का जो आंसर आएगा वो आएगा ax प्लस bx i कंपोनेंट प्लस ay प्लस by j कंपोनेंट प्लस सारे x कंपोनेंट्स एक साथ ऐड हो जाएंगे और सारे y कंपोनेंट्स एक साथ ऐड हो जाएंगे। यही तरीका है जो आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। यही तरीका है जो आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं और बस इसलिए इसी को सीखिए। इसी को सीखिए। क्या है कि जो ax होगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग आएगा और जो bx होगा वो भी x एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। और अगर एक वेक्टर यहाँ है और दूसरा यहाँ है तो ये तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे ना। इसलिए ay अगर यहाँ आ रहा है और by यहाँ आ रहा है y एक्सिस के अलॉन्ग तो ये सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। जो सेम डायरेक्शन में दो वैल्यूज हैं वो तो सीधे ऐड ही होंगे, उनमें काय के वेक्टर लॉस। ये x डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स के नाम पहले x कंपोनेंट निकाल लेते हैं और वो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, फिर सबका y कंपोनेंट सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। बस ऐसे ही करना है आपको। मान लीजिए वेक्टर a है 2i + 3j और वेक्टर b है 5j - 3i, ऐसा है सपोज। अब आपको a + b निकालना, तो 2i + 3j + -3i + 5, ये हमेशा j और i के ऑर्डर में अगर लिखे हैं तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये i और j के ऑर्डर में होने चाहिए। यही काम। अब क्या है, सारे i वाले एक साथ फिलअप करो। अब सारे i वाले एक ब्रैकेट में लाओ और सारे j वाले एक ब्रैकेट में लाओ और i सेम डायरेक्शन में है। ये भी x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये भी x एक्सिस के अलॉन्ग है। ये 2 है और ये -3 है, ये 2 है और ये -3 है। क्या रहेगा -i कैप प्लस 8j कैप आंसर आ जाएगा। इसको आप रिजल्टेंट कह दीजिए। a + b को अगर आप रिजल्टेंट कह रहे हैं तो आप यहाँ आंसर निकालेंगे। रिजल्टेंट को भी मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ rx i कैप प्लस ry j कैप। तो आप बोल सकते हो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है -1, जो rx है वो है -1 और जो ry है वो है +1। आप चाहे तो बोल सकते हो कि भाई रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट है वो है -1। r की इक्वेशन में जो -i के साथ है वो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है और ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है। जो j के साथ है वो y है, जो x के साथ है वो i है। ये वाली बातें ज्यादा काम की नहीं है, इस ज्यादा चिंता ना करें, सिर्फ इस पर फोकस करें बस। रिजल्टेंट को हाँ मैं
कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट का भी एक एक्स कंपोनेंट है, उसे आर एक्स आई कैप कह सकते हैं। रिजल्टेंट का भी एक वाई कंपोनेंट है, तो उसे आर वाई जे कैप कह सकते हैं। तो आप अपने रिजल्टेंट को इससे इक्वेट कर दीजिए। आप चाहो तो ये लिख सकते हो भाई आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप इसको माइनस आई कैप प्लस लिख सकते हैं। अब खाली इसको इससे इक्वेट करना है आई वालों को, तो आर एक्स आई कैप इक्वल टू माइनस आई कैप, इसलिए आर एक्स आ गया -1, इसलिए आर वाई जे कैप इक्वल टू 8 जे कैप, इसलिए आर वाई आ गया 8। ऐसा कुछ है। रिजल्टेंट का ये ए का एक्स कंपोनेंट है, ये बी का एक्स कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, ये ए का वाई कंपोनेंट है, ये बी का वाई कंपोनेंट, सॉरी उल्टा हो गया, ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, सॉरी ये ए का एक्स कंपोनेंट है, ये बी का एक्स कंपोनेंट है, ये ऑर्डर रिवर्स करके गड़बड़ कर दी। ये ए का वाई कंपोनेंट है, ये बी का वाई कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है। ऐसे बस अपने को भाषा डेवलप करनी है, पहचान आ जाए बस सारी बातें। आपको तो यहीं तक सीखना है ए प्लस बी कैसे निकालना है, आपका यही करना। लिख लीजिए, आप स्टेप्स लिख सकते हैं, उसमें स्टेप्स लिख दीजिए। कलेक्ट ऑल आई टर्म्स टुगेदर, सारे आई टर्म्स जो है वो एक साथ कलेक्ट करते हैं, कॉमा ऑल वाई टर्म्स, ऑल जे कैप टर्म्स टुगेदर इन वन ब्रैकेट। आई कैप के साथ जितने भी टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर ले, फिर जे कैप के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर ले, एंड ऑल के कैप टर्म्स इनसाइड वन ब्रैकेट, all k cap terms inside one bracket. Now step number 2 में लिख दीजिए, simplify each bracket, simplify each bracket using laws of ordinary algebra, simplify each bracket using laws of ordinary algebra। ठीक है, बस बात खत्म। नंबर 3 में लिख सकते हैं, तो the resultant obtained is rx I cap plus ry j cap plus rz k cap। रिजल्टेंट जो है वो rx I cap है प्लस ry j cap है प्लस rz k cap है। मतलब ये है कि रिजल्टेंट की इक्वेशन में जो आई कैप का कोएफिशिएंट है, मान लीजिए रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा है आपका y प्लस 3 से -4, तो रिजल्टेंट की इक्वेशन में जो आई कैप के साथ है वो rx है। लिख दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप in the equation of resultant, coefficient of I cap in the equation of resultant is Rx. Coefficient of resultant, coefficient of I cap in the equation of resultant is Rx. And similarly, coefficient of J cap in the equation of resultant, coefficient of J cap in the equation of resultant is Ry. ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है, यार y है रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है। एंड सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ k कैप, कैप बनाने चाहिए कायदे से, तो कोएफिशिएंट ऑफ k कैप इन द इक्वेशन ऑफ r, in the equation of r is z component of the resultant, is z component of the resultant। हम इसे rx I cap plus ry j cap plus rz k cap से कंपेयर करिए, या z है या ry है या rx है। जो I cap के साथ है वो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है, जो j cap के साथ है वो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है, और जो k cap के साथ है वो रिजल्टेंट का z कंपोनेंट है।
लैंग्वेज डेवलप करना है एसेंशियली। कुछ भी खास नहीं है, ये हद से ज्यादा आसान है। अगर मैं आपको बोलता हूँ वेक्टर ए है तो आई कैप इक्वेशन लिख सकते हैं। वेक्टर ए है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और वेक्टर बी है 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। और वेक्टर सी है 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। सपोज ये है और हम लोगों को निकालना है वेक्टर टी। सपोज टी है टोटल, वो कह रहा है आप टी निकालिए दैट टी हैज बीन डिफाइंड एज a plus b minus c। मान लीजिए उसने आपको बता दिया है कि टी जो है वो a plus b minus c है, तो वेक्टर टी निकालना है। तो ये सारे आई कैप के टर्म्स एक साथ 2 आई कैप प्लस 1 आई कैप प्लस 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 जे कैप, सॉरी माइनस सी करना है, इसमें सब माइनस लगेगा, माइनस सी करना है 2 जे कैप और ये माइनस सी है प्लस 4 के कैप प्लस बिल्कुल। और अब के कैप वाला टर्म लेना है, इससे पूरा एक बार मैं लिख के लेता हूँ a प्लस बी माइनस सी, तो ऐसा लिख लेता हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये a हो गया, प्लस b हो गया i माइनस 2j माइनस 3k, और माइनस c हो गया 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ऐसा अच्छा रहेगा, ऐसा लिख ही लेते हैं a प्लस बी माइनस सी। अब ये सारे आई इन सबको एक ब्रैकेट में लूंगा, एक बार ओपन ही कर देता हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस i माइनस 2j माइनस 3k माइनस 10i माइनस 2j प्लस 4k। ऐसा मैंने ओपन ही कर दिया, a प्लस बी माइनस सी कर दिया। अब मैं सारे आई के टर्म्स के साथ, ये जो हमें दिया है कि टी का टी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, सही हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आप a प्लस बी माइनस सी निकालिए, ये क्वेश्चन में दिया है। ये एक्चुअली क्या निकालना है, वो कभी कह सकता है a प्लस बी प्लस 2c निकालिए, कभी कहता है हो सकता है कहे a प्लस 2b प्लस 3c निकालिए। तो जो निकालना है वो तो क्वेश्चन को ही बताना पड़ेगा, जो अननोन है वो तो क्वेश्चन को ही बताना पड़ेगा कि a ये है, b ये है, c ये है। नाउ फाइंड आउट a प्लस बी माइनस 2c और समथिंग। तो अननोन क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। सारे आई आप एक साथ क्लब कर दीजिए, तो ये 2i और ये i 3i माइनस 10i हो गया माइनस 7i, फिर 3j माइनस 2j और माइनस 2j, तो 3 माइनस 2 1 और माइनस 2 माइनस j हो गया। और अब ये k वाला बचा, ये k और ये k, ये एक साथ ले लें। मैं इनको अलग पेन से हाईलाइट कर सकता हूँ सारे k का ग्रुप, ये ग्रुप बनाना है मुझे। तो 4k माइनस 3k k हो गया प्लस 4k वापस 5k हो गया, ये 5k हो गया प्लस ये आपको एक्चुअली ज्यादातर सवालों में ये काम करना पड़ेगा। तो आदत केवल ये है आई जे के को एक्सेप्ट करने की कि हाँ यार ठीक है, ये हमें नहीं मालूम व्हाट इज आई, हमें नहीं मालूम कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, हमें नहीं मालूम, हमें जे के बारे में भी कुछ नहीं मालूम, हमें के बारे में भी कुछ नहीं मालूम, पर हमें इतना तो समझ में आता है कि सारे आई के टर्म्स एक साथ इकट्ठे करेंगे, सारे आई के टर्म्स एक साथ क्लब करेंगे, फिर सारे जे के टर्म्स एक साथ क्लब करेंगे, फिर सारे के टर्म्स एक साथ क्लब करेंगे। हमें मैकेनिकली ये समझ में आता है, हमें ये नहीं मालूम कि व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे एंड व्हाट इज के, एंड इट डजंट मैटर एट ऑल राइट नाउ, एटलीस्ट इन दिस क्वेश्चंस। बस आपको ये समझना है कि सारे आई के टर्म्स आप एक साथ एक ब्रैकेट में ले जाइए। ये हमने एक ब्रैकेट लिखा तो नहीं है, ये सारे आई के टर्म्स का रिजल्टेंट है, ये सारे जे के टर्म्स का रिजल्टेंट है, और ये सारे के टर्म्स का रिजल्टेंट है। ये है काम, आपको ज्यादा काम यही आएगा
ज्यादा काम यही आएगा, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हम कर ही चुके हैं, a प्लस बी माइनस सी किया था ना, a प्लस बी माइनस सी में b और c को सब्ट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं। अगर आप किसी भी सवाल को ij के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हो, उसके बाद चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो राइट एंगल्स वाला केस हो, पाइथागोरस थ्योरम वाला कोई भी केस हो, इट बिकम्स वेरी सिंपल, इट बिकम्स रियली रियली सिंपल। मैं आपसे वापस जाना चाहूंगा, जैसे कि ये सॉल्व एग्जांपल 4.1 पे, सॉल्व एग्जांपल 4.1 पे जाना चाहूंगा कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। तो आप मालूम क्या बोलो, रेन की वेलोसिटी बोलो, ये डायरेक्शन तो, ये वाली डायरेक्शन तो शायद प्लस आई कैप या प्लस जे कैप और ये माइनस जे कैप है, तो रेन की वेलोसिटी है 35 और माइनस जे कैप, और wind starts going with the speed of 12 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट, ये विंड की डायरेक्शन है, तो ये माइनस आई कैप, वेलोसिटी ऑफ विंड इज 12 माइनस आई कैप, ये है माइनस 35 जे कैप और ये है माइनस 12 आई कैप। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बजाय ये आई और जे चिपका देना इनका बड़ा आसान है। अब आपको अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड करेंगे आप, ये ऑटोमेटिकली आपका माइनस 12 आई माइनस 35 जे आ ही जाएगा। और अगर आपको फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी ये निकालना है, का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो तो माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 35 का स्क्वायर हो ही जाएगा। हमें तो पूरा प्रॉपर्ली वो डायग्राम विजुअलाइज तो नहीं करना पड़ा कि बारिश यहाँ गिर रही है और विंड यहाँ जा रही है और फिर रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, कुछ भी नहीं करना। आप तो ये अपने सवाल में डिफाइन कर लीजिए कि आप किसे प्लस आई और किसे माइनस आई और किसे प्लस जे और किसे माइनस जे कह रहे हैं, फिर हर दिए गए वेक्टर को आई जे के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना डेफिनेटली ज्यादा आसान हो जाता है। आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, रेन की वेलोसिटी प्लस वाटर की वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी, और फिर 2D वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तो तरीका है ही, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, ये -12 इधर है ये और ये 35 इधर है और ये रिजल्टेंट आएगा ही, बस ये 12 है तो ये भी 12 है, तो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ये आ गया ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। इससे चीजें बड़ी ही सिंपल बन जाती है। अगर आई जे के आपने सीख लिया तो आई थिंक यू आर गोइंग टू लव द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स, इट इज सो मैथमेटिकल। ये 2 + 3 = 5 जैसा ही है, केवल शुरू में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ये आई जे के को सिंक हो जाने का टाइम देना है अपने आप को भाई। इट इज एज गुड एज अलजेब्रिक एडिशन, ये वेक्टर एडिशन है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। आप अलजेब्रिक एडिशन और अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन तो जानते हैं, आप 2 + 3 जानते हैं, आज आप 2i + 3i कर रहे हैं या आज आप 2i + 3j कर रहे हैं, और इससे ज्यादा तो कोई फर्क ही नहीं। वेक्टर्स इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर। आप यहाँ पे वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, वेक्टर डिवीजन तो खैर कुछ होता नहीं है। तो दिस इज सेम एज अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। आप वहां 2 × 3 करते हैं, आज आप 2i × 3i करेंगे या 2i × 3j करेंगे, थोड़े से रूल्स डिफरेंट है, but this is really 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 very easy। मेंटली अगर आप तैयार हो जाएं कि हाँ यार ये करना है, तो फिर ये आराम से हो जाएगा। और आप बचने का सोचते रहोगे तो आप कभी इसमें कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाओगे। सिंपल आपने जिंदगी भर पढ़ा है अलजेब्रिक एडिशन, आज सिर्फ एक थोड़ा सा आई जे के साथ एडिशन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस चैप्टर, नथिंग न्यू, और ये उतना ही आसान है जितना आपने 2 + 3 पढ़ा था। 2 + 3 5 क्यों होता है वो तो आपको उस उम्र में समझ में आया भी नहीं होगा। आज अब 2i + 3i क्या होगा या 2i + 3j क्या होगा, आपको पूरा लॉजिकली समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आता है और एक पाइथागोरस थ्योरम आती है आपको, तो वेक्टर्स को आप अपनी ताकत बना सकते हैं। ऑलराइट,
अभी आपको इसमें दे रहा है एग्जांपल 4.2 कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द एंगल थीटा बिटवीन। दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उनके बीच में एंगल है थीटा और हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। ना इन्होंने एक क्वेश्चन के रूप में दिया है और बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का डेरिवेशन किया है। तो हेडिंग आप चाहें तो दे सकते हैं, हेडिंग दे दीजिए कि फाइंडिंग the resultant of vector sum of two vectors. Finding the resultant of vector sum of two vectors in terms of by parallelogram law of addition of vectors. By parallelogram law of addition of vectors. By parallelogram law of addition of vectors. ये एक वेक्टर है, ये OP है, इस वेक्टर का नाम है A। हम इसकी डायरेक्शन अगर दिखाई चुके हैं तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं तो भी चलेगा, इसको खाली A लिख लेते हैं। इसकी लेंथ है A और डायरेक्शन तो जैसा कि हमने दिखाई दी है, जब डायरेक्शन दिखाई दी है तो इसका मैग्नीट्यूड ही दिखाइए डायग्राम में, बस इसको हैंडल करने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिखाइए, डायरेक्शन तो दिख ही रही है। इसी तरह OQ के अलावा एक वेक्टर है B, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये OP है, ये OQ है B, वेक्टर भी नहीं लिख रहा क्योंकि डायरेक्शन तो दिख ही रही है, तो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि पहले तो मुझे इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करना चाहिए, मेरे को इसके पैरेलल A बनाना चाहिए, इसके पैरेलल B बनाना चाहिए, इसके पैरेलल मैंने ये बनाया, इसके पैरेलल ये बनाया, और ये वाला जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट है। पहले तो मैं इन दोनों के बीच का एंगल बता दूं कि A और B के बीच का जो पूरा एंगल है वो थीटा है। ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट है। आप जानते हैं कि A की, B की और रिजल्टेंट की तीनों की टेल एक ही जगह मिलती है। ये रिजल्टेंट मुझे निकालना है, इसका डेरिवेशन अब कुछ क्लिक नहीं कर रहा, क्या करें? जब कुछ भी ना क्लिक करे और कहीं डायग्राम आपके पास हो तो फिर कोशिश ये की जाए कि जो आपको निकालना है that should be made one of the sides of a right angle triangle. ऐसा लिख लीजिए, we want to calculate the length of R और इसको इसमें OS कहा है। हमें ये OS निकालना है, we should try to make it one of the sides of a right angle triangle. हमें इसे राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड बना लेने की कोशिश करनी है। We should try to make it one of the sides of a right angle triangle. हमें इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड बना लेनी है। चलिए तो साहब मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप डायग्राम बना चुके हैं और आपको अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो एक जरूर चीज ट्राई करनी चाहिए। जो भी आपको निकालना है ना, we should try to make that side, we should try to make the side as one of the sides of a right angle triangle. As one of the sides of a right angle triangle. तो मुझे अब ये निकालना है, OS निकालना है, तो मैं शायद ऐसा कर सकता हूँ, इसको मैं N कह देता हूँ, ये 90 डिग्री। मुझे एक चीज दिख तो रही है, पता नहीं मैंने क्या किया और क्यों किया, कुछ मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो ट्रायंगल OSN में, इन ट्रायंगल OSN
मेरे को समझ में आ रहा है OS स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NS स्क्वायर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गया, ये 90 डिग्री है। मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहाँ से एक एडिशनल लाइन, नई लाइन खींच दी, क्योंकि मुझे इसको हाइपोटेन्यूज बना दिया मैंने इस नए राइट एंगल ट्रायंगल का। ये डेरिवेशन है, वैसे डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डेरिवेशन कराए जाने का मकसद एसेंशियली केवल स्कूल एग्जाम्स है। कि आपके स्कूल एग्जाम में अगर ये कहे कि आप ये डेरिवेशन करिए तो फिर आपको आना चाहिए। हाँ, डेरिवेशन के बारे में एक अच्छा स्टेटमेंट सीख तो रहे हैं कि जो अननोन है दैट शुड बी मेड वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ पॉसिबल। तो मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं OS स्क्वायर को दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कह ही सकता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, OS स्क्वायर मुझे निकालना है, मैं चाहूँ तो उसे R स्क्वायर भी कह दूँ। जहाँ तक ON का सवाल है, ON को मैं OP प्लस PN लिख सकता हूँ, OP प्लस PN। और SN का तो ठीक ही है, पता नहीं क्या लिख सकता हूँ। अब देखते हैं OP को क्या लिख सकते हैं। OP तो A है, लेंथ उसकी, और जो PN है ना वो जरा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है भाई, ये इसके पैरेलल है और ये तो फिर इसी का एक्सटेंशन है। तो ये एंगल A और B के बीच का थीटा है, तो ये भी A और B के बीच का थीटा ही है। अब मैं ना इसको रिजॉल्व करूंगा, ये जो मेरा वेक्टर B है ना, अगर ये B है तो ये B है, अगर ये B है तो ये भी B है। और डायग्राम में हम उससे खाली B लिख रहे हैं क्योंकि हम उसकी डायरेक्शन दिखा तो रहे हैं। अब B का यहाँ रिजॉल्व करूंगा इधर PN। PN जो है वो B का x कंपोनेंट है, तो कोने में आता है आप जानते हैं cos, तो PN जो है वो B का cos थीटा है। PN जो है B का cos थीटा है। रेजोल्यूशन तो आप जानते हैं कोने में cos आता है और सामने sin, तो SN जो है वो B का sin थीटा है। ये बस ये थोड़ी सी कठिन बातें हैं। पहले तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली, इसको हाइपोटेन्यूज बना लिया और ये साइड्स हैं, तो ये स्क्वायर इसको ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, और ON को मैं OP प्लस PN लिख ही सकता हूँ। OP तो मुझे पता ही है कि A है और B का एक कंपोनेंट ये है और B का सामने वाला कंपोनेंट ये है। कोने में आता है cos और सामने में आता है थीटा, के सामने आता है sin। ये हो गया बस। अब इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके हम सॉल्व कर देंगे अगर, तो R स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व होके B स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की जगह खाली हम B स्क्वायर लिखने वाले हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है मेरा, इसको मैं लिख रहा हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस 2AB cos थीटा। बस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1, और इसके जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा A स्क्वायर, ये वाला पूरा टर्म हो गया B स्क्वायर, और प्लस आ गया 2AB cos। हमें केवल ये फॉर्मूला याद रखना है और इसको 5 स्टार भी दे दीजिए और गॉड फॉर्मूला भी कह दीजिए। रिजल्टेंट निकालने का जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो एक्चुअली ये, जब आपको A दे देगा और B दे देगा और उनके बीच का एंगल थीटा दे देगा। अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ही रिजल्टेंट आज तक निकालते आए थे, पर अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं कुछ और है तो फिर रिजल्टेंट निकालने का ये तरीका है, ये गॉड फॉर्मूला है इस चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि अगर मैं इसमें थीटा को 90 डिग्री लिख दूंगा तो cos 90 होता है 0, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो R का फॉर्मूला अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो आप सीधे पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे,
फिर आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, पर एंगल 90 के अलावा कुछ है तो आप इसका सहारा लेंगे। इसलिए ये ज्यादा कॉमनली यूज फॉर्मूला है, इसके डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको रिपीट करता हूँ कि मैंने इसको आगे बढ़ाया, इसको यहाँ ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। नाउ ये तो है b का cos थीटा, ये है b का sin थीटा, हम लिख भी लेते हैं। ये जो है ना, अगर ये b है तो इधर कोने में आता है cos, और ये सामने आता है sin। ये कोने में आता है cos और सामने आता है sin। तो बस फिर मैंने ये पूरे का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर किया, थोड़ी सी इक्वेशन को सॉल्व किया, और जो रिजल्टेंट आया वो बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये है रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट, अब इसमें a मतलब क्या, मैं इसे थोड़ा अगर डरावना लिखूं, आपको डरा के लिखूं तो ये ऐसे लिख सकता हूं, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थोड़ा डरावना रिप्रेजेंटेशन हो गया, आप इसे स्किप कर दें। आप तो हमेशा यही बोले कि भाई r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कहीं आपको ऐसे देखने को मिलता है तो घबराइए मत, ये नया कुछ दे ही नहीं सकते आपको, जो आपको आता है केवल वही पूछ सकते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा डरावना हो सकता है, पर ये कोई नई चीज आपसे कभी पूछ ही नहीं सकते। ये भी a का मैग्नीट्यूड है और ये भी a का मैग्नीट्यूड है, आप तो ऐसे पढ़ते रहिए, पर कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो घबराइए मत। जो आप जानते हैं उसी को थोड़ा डरावना रूप देके लिखा है इन्होंने, एकदम से परेशान मत हो जाइए कि यार ये सब क्या है। बोलिए कि ये मुझे कौन से नया कुछ दे ही नहीं सकते, जो पढ़ाया है वही तो देंगे। तो भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का एक सुंदर तरीका आपके पास है। आपको ये डेरिवेशन केवल स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ना है, इस डेरिवेशन का और कोई महत्व नहीं। हाँ, हमने ये जरूर एक अच्छी बात सीखी कि अगर हम कहीं भी परेशान फंसे हुए हैं तो कोशिश करिए कि कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। ओके, अब एक्चुअली जो ज्यादा अच्छी कठिन चीज है वो ये है, मान लीजिए ये एंगल बीटा, हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड तो निकल आया, अब मुझे निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। अल्फा बोला है इसने, मैं भी इसे अल्फा लिख लेता हूं। ये थोड़ा ज्यादा कठिन, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए से क्या एंगल बना रहा है वो अल्फा है, ऐसा अलग से लिख लीजिए। वी हैव टू फाइंड अल्फा, where alpha is the angle, where alpha is the angle which the resultant makes with vector A। ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये किस वेक्टर से एंगल बन रहा है। Alpha is the angle, alpha is the angle which the resultant makes with vector A। ये काफी कठिन है, हालांकि थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, पर ये फॉर्मूला याद आसानी से नहीं। r का फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो याद हो ही जाएगा। वहां ध्यान ये रखिएगा कि cos थीटा आता है, sin थीटा नहीं, उसका थोड़ा कोशिश करिएगा। रिजल्टेंट आता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos में आप गड़बड़ कर सकते हो और आप कहीं गड़बड़ नहीं करोगे। अब सब, हाँ बोलिए। फॉर्मूला सभी केसेस में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, फॉर्मूला आप सारे ही केसेस में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको थीटा पता है तो। ओके सर। एक बात मैं बताऊंगा, एक बात जरूर बता दूं कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जब आप बताना चाहते हैं तो थीटा क्या है, कहीं ऊपर मार्जिन में जगह ढूंढ के लिख लीजिए आप। आप फॉर्मूला तो मोस्ट वर्सेटाइल है, और फॉर्मूला तो एक चीज ही ऐसी होती है जो फिर हमेशा ही लगाई जा सकती है, और इसीलिए फॉर्मूला हमेशा ही मोस्ट प्रिफर्ड होता है। इन एनी केस, चाहे थीटा 0 डिग्री हो, चाहे थीटा 90 डिग्री हो, चाहे थीटा 180 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कोई भी केस हो, ये फॉर्मूले का कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अगर एक भी एक्सेप्शन हो जाए तो फॉर्मूला शायद उतना ज्यादा यूजफुल होता नहीं तो हर बार बताया जाता है कि भाई इस कंडीशन में मत लगाना, बाकी हमेशा लगा लेना।
इस फॉर्मूले का कोई एक्सेप्शन नहीं। बट एक बात ध्यान रखना, आपको एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए कि व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्मूला बी केयरफुल अबाउट थीटा। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो थीटा के बारे में ध्यान से जरा देखिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। theta is the smaller of the two angles. Sorry, theta is the smaller of the two angles. Theta is the smaller of the two angles when the two vectors are placed tail to tail. Theta is the smaller of the two angles when the two vectors are placed tail to tail. इस पॉइंट पे आप 4 स्टार दे भी दीजिए। कभी कभी ये बात काम आ जाती है ज्यादा, यही ज्यादा काम की बात है। इसके पहले जो आपने ट्रायंगल मेथड वगैरह पढ़ा था ना, मुझे तो ज्यादा काम का लगता नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला उसमें बन नहीं रहा ना। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि यदि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो एक्चुअली एक एंगल ये है और एक एंगल ये भी है ना। एक तो आप इन्हें टेल टू टेल रखिए, टेल टू हेड मत रखिए। जब आप ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो आप वेक्टर्स को टेल टू हेड रखते हैं, एक के हेड पे दूसरे की टेल होती है ट्रायंगल लॉ में। वो हम कभी करते ही नहीं, ज्योमेट्रिकली हम कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही नहीं। पता तो होना चाहिए कि ट्रायंगल लॉ में हेड टू टेल रखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल रखते हैं। और थीटा निकालने का भी यही तरीका है कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनके बीच में एक एंगल ये है छोटा वाला, एक एंगल ये है। द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स व्हेन द टू वेक्टर्स आर प्लेस्ड टेल टू टेल। थीटा जरा ध्यान से देखना ही चाहिए। थीटा पे 4 स्टार नहीं 5 ही स्टार दे दीजिए आप। थीटा को भी बड़े ध्यान से आप देखिए कि थीटा क्या है। ज्यादातर दिक्कत नहीं आती, पर कभी कभी आ भी सकती। अब बात जरा ध्यान से सुनिए। मैं इस पूरे ट्रायंगल में tan अल्फा निकालता हूं, तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर है b sin थीटा और बेस है a plus b cos थीटा। ये हो गया भाई, ये tan अल्फा का फॉर्मूला है, b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा। ये आप इसमें 3 ही स्टार दीजिए। फॉर्मूले तो हमेशा सारे बहुत ही ध्यान देने चाहिए। क्वेश्चन सारे फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं मोस्टली, पर आप साफ साफ लिख सकते हैं दिस इज लेस कॉमनली यूज्ड। इस पे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे तो नहीं गए, कभी भी कहीं भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, पर ये बड़ा ही टफ फॉर्मूला है। आप हर बार ये डायग्राम बनाते तो नहीं बैठोगे। अभी तो tan अल्फा दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। परपेंडिकुलर तो क्लियरली b sin थीटा और बेस है a plus b cos थीटा। ये पूरा बेस। इसे याद कराने का तरीका मैं देखिए कोशिश करता हूं आपको। tan अल्फा आपको निकालना है जब ये डायग्राम आपके पास नहीं है। डायग्राम है तब तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। tan अल्फा होता है, मेरा याद कराने का तरीका है भाई, tan में आता है sin अपॉन cos। कभी भी ऊपर sin आएगा नीचे cos आएगा। देखिए स्टेप्स टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन। स्टेप्स टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन। नंबर 1 लिख दीजिए, LHS has tan टर्म। LHS में tan टर्म है, tan अल्फा या tan बीटा कुछ बता रहा है। जहां ध्यान से देखिए ये पूरा थीटा है और ये अल्फा। LHS में and therefore RHS should have a sin term and a cos term. सर आपकी आवाज RHS should have a sin term and numerator. LHS में है 10, तो RHS should have a sin term in the numerator and a cos term in the denominator. ऊपर sin आएगा नीचे cos आएगा। tan थीटा तो sin थीटा by cos थीटा होता है ना। LHS is a 10 term, so RHS should have a sin term in the numerator and a cos term in the denominator. अब एक बात आपको ये भी ध्यान रखने को रहेगी कि आप साइन अपॉन कॉस तो है। अब एक बात ये ध्यान रखो कि तुम अगर ए से एंगल बता रहे हो ना, तो ए का टर्म एक ही जगह आएगा। तुम ए से एंगल बता रहे हो तो जो बी है ना, तुम बी के 2 टुकड़े कर दो। तुम ए से बता रहे हो कि ए से कौन पंगा ले रहा है, ए से बी कितने एंगल पे है, कुछ ऐसी बातें चल रही है। तो तुम बी के 2 टुकड़े करोगे, ए को रिजॉल्व नहीं करोगे। तुम ए से एंगल बता रहे हो, ऐसा अगली स्टेप में लिख दीजिए।
वी आर डिटरमिनिंग द एंगल विद ए, हम ए से एंगल बता रहे हैं। ए विल नॉट बी रिजॉल्व इनटू साइन और कॉस कंपोनेंट, ए को रिजॉल्व नहीं करेंगे। द अदर वेक्टर विल बी रिजॉल्व इन साइन एंड कॉस कंपोनेंट। अगर आप ए से एंगल बता रहे हैं तो शायद आप ए को प्रोटेक्ट करेंगे, बी के दो टुकड़े कर देंगे। आप ए को प्रोटेक्ट करेंगे, बी के दो टुकड़े कर देंगे, तो बी का साइन थीटा भी बनेगा और बी का कॉस थीटा भी बनेगा और ए अकेला ही रहेगा। ठीक है। तीसरी बात यह है कि भाई ए को बचा के छुपा के रखना है। ए से एंगल बता रहे हैं, तुम बी को तो मार दिया तुमने, तब ए को तो बचाना है ना, तो ए को छुपा के नीचे छुपा के कोने में रख लेंगे। तो याद कराने के तरीके हैं, दे आर सिली ऑफ कोर्स, नथिंग साइंटिफिक अबाउट देम। साइंटिफिक तो यही है, फिर पूरा डायग्राम बनाइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर वो आपसे पेपर में हो नहीं पाता है, टाइम खाता है। ये जो देसी तरीके हैं ये ज्यादा काम आते हैं। तो थर्ड में अगले स्टेप में आप लिख दीजिए कि we have divided B into components and A is undivided, unresolved. A को resolve नहीं किया है, so we have to protect A को protect किया है, और बस इसलिए A is kept as such in the denominator. ए को डिनोमिनेटर में रखा जाता है बिना रिजॉल्व किए। तुमने ए को तो रिजॉल्व किया नहीं है, बी को रिजॉल्व किया है। ऊपर साइन आएगा और कॉस आएगा, तो जो भी कंपोनेंट आएंगे सब बी के आएंगे। ए अनरिजॉल्व्ड है, वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब शायद एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये प्लस साइन आ रहा है, माइनस साइन नहीं आ रहा है। बाकी तो मेरे ख्याल से याद हो गया है। अगले स्टेप में लिख दीजिए, ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, पूरी फिजिक्स में डिनोमिनेटर्स में, हालांकि जनरल रूल तो नहीं बनाया जा सकता, पर डिनोमिनेटर्स में ज्यादातर सिर्फ प्लस साइन आता है, क्योंकि आप वैसे भी साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा को शायद आप छोटा लाना चाहते हैं। ये भी मेरा याद कराने का बस ऐसा जुगाड़ू तरीका है। एक ऐसा लाइन लिख दीजिए, इन मोर देन 70% न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूले इन फिजिक्स, इन मोर देन 70% फॉर्मूले इन फिजिक्स, द डिनोमिनेटर हैज प्लस साइन, the denominator is plus sign, बस, and therefore denominator में आप a plus b cos theta लिखते हैं। ये है भाई, क्या सुना आपने? अगर रिजल्टेंट का a से एंगल बनाना है तो b के दो टुकड़े करो, और b का साइन ऊपर आएगा और b का कॉस नीचे आएगा, और a अकेला नीचे आएगा, छुपा के रखना है उसको, और डिनोमिनेटर में हमेशा प्लस साइन आता है। अगर ये आपको समझ में आया है तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस एंगल को बीटा कह रहा हूं तो tan बीटा क्या होगा? बोलिए किसको? इसके ऊपर वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी थीटा के। क्या सर वो आपने क्यू लिखा है, वो कॉर्नर। हाँ, उधर क्यू लिखा है, क्यू के टर्म्स में नहीं बात करना आपको, ए और बी और थीटा के टर्म्स में बात करना है। क्यू को मत देखिए, ए और बी और थीटा, बस आपके सारे आंसर इन्हीं के टर्म्स में आएंगे। लिख दीजिए, मैं आपको लिखवाता हूँ कि here बीटा इज द रिजल्टेंट, बीटा इज द एंगल, बीटा इज द एंगल विद द रिजल्टेंट मेक्स विद बी, बीटा इज द एंगल विद द रिजल्टेंट मेक्स विद बी। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, बीटा इज द एंगल, पहले तो बता रहा हूँ कि बीटा क्या है। बीटा इज द एंगल इज द रिजल्टेंट मेक्स विद बी, एंड द अदर वेक्टर इज ए, अदर वेक्टर इज ए। सिर्फ ए और बी और थीटा, ये तीन चीजें लिखनी चाहिए आपको। ये क्यू, एक्स, एन, पी, ये सब कुछ ना दिखे आपको। ए, बी, थीटा, आर, अल्फा और बीटा, बेसिकली तो सिर्फ ए और बी और थीटा। इधर एलएचएस में हमेशा ए और बी और थीटा ही आएंगे, बस सारे आंसर ए और बी और थीटा के टर्म्स में जाने हैं। मेरे को रिजल्टेंट अपना इससे बताना है, तो मैं बताऊं बी से। साइन थीटा सर हाँ। a sin a sin upon upon b b plus cos a sin cos theta। बस डिनोमिनेटर में थोड़ी सी गलती हो गई, एक बार फिर से बोलिए।
डिनोमिनेटर b cos थीटा हो जाएगा ना? ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया भाई। दूसरा, ये बी से एंगल चाहिए तो मैं दूसरे वाले को रिजॉल्व करूंगा और उसका साइन ऊपर लूंगा और उसका कॉस नीचे लूंगा, और जिससे एंगल है जिसको मैं छुपा रहा हूँ, जिसके टुकड़े मैंने नहीं किए, और ये आएगा। मुझे रिजल्टेंट का एंगल बताना है बी से, तो मैं ए के टुकड़े करूंगा और ए का साइन ऊपर और ए का कॉस नीचे, और जिसको छुपाना है मुझे उसको यहाँ नीचे छुपा के कोने में बैठा दूंगा बिना रिजॉल्व किए हुए। ये बढ़िया तरीका हो गया। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। रिजल्टेंट का एंगल अब की बार बी से चाहिए। ये रिजल्टेंट है और ये बीटा निकालना है मुझे, और मुझे रिजल्टेंट का एंगल बी से चाहिए। रिजल्टेंट का एंगल बी से चाहिए। बी के अलावा एक वेक्टर यहाँ पे है ए, तो अब मैं ए के टुकड़े करूंगा और न्यूमरेटर में साइन और नीचे कॉस ही आएगा, तो जिसके टुकड़े किए उसी का साइन और उसी का कॉस आएगा। ए का साइन अपॉन ए का कॉस, है ना? यस सर। हम इसकी कोई क्वेश्चन आपसे बात कर लेते हैं। मतलब एनसीईआरटी में डेरिवेशन में साइन और कोसाइन फॉर्मूले का सारा लिया गया है, वो मैं जरूरत नहीं समझता मैं उसकी। मैं तो आपसे अभी ये कहता हूँ, मैं मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, और ये रिजल्टेंट और ये एंगल थीटा है, जो भी, चलो इसी को थीटा कहते हैं। पूरा तो 90 डिग्री दिख ही रहा है, पूरा 90 डिग्री दिख ही रहा है। अब मुझे tan थीटा निकालना है, तो 3 का कुछ नहीं करूंगा, मैंने तो रट के रखा है। दोनों के बीच का जो एंगल है मुझे वही चाहिए, तो इट इज 4 sin 90 अपॉन 3 प्लस 4 cos 90। ये हो गया। ये आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वेक्टर 3 है, ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। इनमें आपस में एंगल 90 डिग्री है। ये इनका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का यहाँ से 3 वाले से एंगल बताना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू पड़ोसी का साइन, दूसरे वाले का साइन अपॉन इसी का कॉस, और जिससे एंगल चाहिए वो एक कोने में छुपा हुआ आ जाएगा। अब सॉल्व करके जो भी आ जाए। साइन 90 हमें पता है, साइन 90 1 होता है, और cos 90 हमें पता है 0, साइन 90 इज 1 अपॉन cos 90 इज 0। तो tan थीटा इस समय हो गया 4/3, जब थीटा हो गया tan इनवर्स 4/3। ये है काम। यस सर, आ गया।